देखिए खूबसूरत उदयपुर की वादियां हैं। फतेह सागर की इस झीलमय सुरम्य वादियों के बीच में हम बैठे हुए हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि इस वक्त हमारे साथ में बैठे हुए हैं देश के सबसे कम उम्र के आईपीएस अधिकारी सफी हसन साहब हमारे साथ में हैं। और आज हम उनसे जानेंगे कि आखिर उनकी यात्रा जो है, तमाम जो मेरे मन में प्रश्न उठ रहे हैं या आपके मन में प्रश्न उठ रहे हैं, उनके तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे, इनके अनुभव की यात्रा को हम जानेंगे। उससे पहले सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ सर, उदयपुर कैसा लगा, कितनी बार आए? ये शायद उदयपुर की मेरी 5वीं या 6ठी ट्रिप होगी। मेरे घर से बहुत पास में है, तो जब भी ऐसे मन होता है दोस्तों के साथ घूमने जाने का, जैसे इस बार मैं फैमिली के साथ आया हूँ। बट ऑफ कोर्स इस जगह की एक अलग स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस जो है वो मुझे फील होती है। समंदर से काफ़ी ऊपर होने की वजह से यहाँ का जो वेदर है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है, और एक नेचर की गोद में आके जो फील होता है वैसा ही उदयपुर आके हमेशा फील हुआ है। सर हम आपके जो यात्रा को शुरू करें, सर कम उम्र के आईपीएस अफसर आप बने हुए हैं, तो कैसे संभव हुआ? मेरे एक जो साथी थे जो अभी कैमरे का पूरा ये संभाल ये कह रहे हैं, ये ऐसे कैसा संभव हुआ सर, थोड़ा सा। यार, अगर मैं सोचता हूँ कि प्रॉपर विजन और हार्डवर्क के साथ काम किया जाए तो शायद कायनात भी जो होती है वो आपको आपके गोल के नज़दीक लाने में काम करती है। मेरा बहुत शुरू से ये टारगेट रहा था कि मुझे सिविल सर्विसेज क्रैक करके इस जॉब में आना है। जब कॉलेज के बाद प्रिपरेशन शुरू की, 1 साल तैयारी की, 1 साल एग्ज़ाम दी, बीच में काफ़ी मुश्किलियाँ भी आई, बट डट के अगर लगे रहे तो ये संभव है और ये हुआ है। बट यस, जो कोई भी मेहनत कर रहा है उनसे बस एक ही बात कहूँगा कि हो सकता है 2 3 4 अटेम्प्ट भी लग जाए, बट अगर आप में वो जुनून है, वो कर दिखाने का हौसला है, तो आप डेफिनेटली इसमें लगे रहिए। एक ना एक दिन आप सक्सेस को जरूर पाएंगे। कौन सी क्लास के बाद में आपने ये तैयारी की थी यूपीएससी का, कौन सा मैंने ग्रेजुएशन के बाद में 1 साल के लिए दिल्ली था। मेरा जब बीटेक ख़त्म हुआ उसके बाद 1 साल दिल्ली रह के प्रिपरेशन की, और उसके बाद 1 साल मैंने एग्ज़ाम दिया। सर स्कूल में कलेक्टर साहब आए थे, उनको देखकर आपने कहा कि मैं भी कलेक्टर बनना चाहूँ, क्या है पूरी स्टोरी, जी क्या जी। कहानी? मतलब स्कूल में जब था 5वीं कक्षा में, तब एक बार जो डीएम सर थे वो वहाँ पे आए थे, तो उनका वो रुतबा और वो जो अटेंशन था लोगों का, वो देख के लगा कि ये कोई बहुत बड़ी पोस्ट है। फिर जब पूछा कि कौन बन सकता है, तो बताया गया कि कोई भी बन सकता है, जिसको एग्ज़ाम जो भी देगा वो बन सकता है। तो बस वही देख के फिर डिसाइड किया कि एक दिन हमें भी यही बनना है। उस टाइम नहीं पता था कलेक्टर क्या होता है, सिविल सर्विस क्या होता है, बट दिमाग में ये चीज़ फिक्स हो गई थी कि नहीं, बनना कलेक्टर ही है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, चीज़ों को समझते गए, आईएएस क्या है, आईपीएस क्या है, सिविल सर्विसेज क्या है, यूपीएससी क्या है, और बाय द एंड ऑफ माय 12th स्टैंडर्ड ये दिमाग में फिक्स था कि मुझे ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्विस ही करना है। सर ये उम्र, कम कम उम्र में आप कैसे परिपक्व हो गए, कैसे ये सारा बड़ा संजीदा प्रश्न है। मैं ऐसे बहुत सारे परिपक्व लोगों से मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ, लेकिन वो परिपक्वता आती है उम्र के एक पड़ाव के बाद। तो आपसे पहले ये परिपक्वता कैसे प्रकृति ने आपको यार, उसमें तो आई डोंट नो कि मतलब कितना मैं मैच्योर हूँ नहीं हूँ, बट यस, एक एटीट्यूड रहा है लाइफ में कि जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं उससे सीखते रहो। खुद से ना हो तो किसी और के इंसिडेंट से भी सीखो, क्योंकि मैंने एक जगह बताया था कि सब कुछ खुद अनुभव करके सीखने के लिए ये जिंदगी बहुत छोटी है। तो हमें दूसरों के अनुभव से भी सीखना चाहिए, और जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है वैसे लोग मैच्योर होते जाते हैं। बट मैं ये स्पष्ट रूप से मानता हूँ कि समझदारी का उम्र से कोई ताल्लुकात नहीं है। अगर महर्षि अष्टावक्र 8 साल की उम्र में गीता लिख सकते हैं, और स्वामी विवेकानंद जिसको हम इतने श्रद्धा से याद करते हैं, वो भी 29 साल की एज में तो उनका स्वर्गवास हो गया था, लेकिन एक बहुत बड़ी छाप दुनिया में वो छोड़ के गए। तो आई डोंट थिंक कि उम्र का समझदारी से कुछ लेना देना है, बट यस, जिंदगी सिखाती है और सीखते जाने का नाम ही जिंदगी है। सर अष्टावक्र जी का नाम याद आया, एक हमारे मित्र कह रहे थे कि कथा भागवत सुनना सर को बड़ा पसंद है, जाते भी हैं कई ज्यादा कथा एक दो स्पीचेस मैंने दी थी भावनगर में, वो काफी वायरल हुई थी। वो श्रीमद् भगवत गीता पे और फिलोसॉफी पे थी। बट यस, आई आई बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी। तो जितनी भी चीजें हम देखते हैं, समझते हैं, उसको खुद के अनुभव से और खुद के चिंतन से जितना आप उतार सकते हैं, आई गेस वही है।
लेकिन सर आजकल के युवा तो जब अपने टॉप पर जब अपनी मुकाम हासिल कर लेते हैं, अपनी जो मन में जो टशक है और हासिल करने के बाद किसी अध्यात्म को नहीं मानते सर। मैंने ऐसा खुद देखा हुआ, अनुभव किया हुआ। वो ये सोचते हैं कि हमने बन लिया या नहीं, हम यहाँ के राजा है, हम यहाँ के, हम मतलब हम कुछ सारी सत्ता को हम चला रहे हैं। तो ऐसा लोगों में दिखा। यार मैं आई विल नॉट कमेंट किसी और के बारे में, मुझे नहीं पता है, बट मैं तो बहुत स्पष्ट रूप से मानता हूँ कि ये जिंदगी बहुत छोटी है इन सारी चीज़ों को सिर पे चढ़ाने के लिए। बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ समझना है। तो जितना इंसान ज़्यादा गुरूर में रहता है, उतना जो अनुभव है उनसे दूर रह जाता है। तो यस, ग्राउंड लेवल पे रह के सबसे मिलो, सबको देखो। अगर आपको सच में ईश्वर में श्रद्धा है, तो आपको हर किसी दूसरे इंसान में अगर ईश्वर दिखने लग जाए, तो आई गेस लाइफ सॉर्टेड है। एक कहावत बड़ी मतलब सटीक है, सही साबित होती है कि हर इंसान की जो पहली गुरु है वो अपनी माँ है। और मुझे लगता है कि आपने अपनी माँ से बहुत कुछ सीखा है। मैं चाहता हूँ कि आपके माँ के संघर्षों के जो चीजें आपने देखी हैं, परिवार का माहौल देखा है, मुझे लगता है कि आपने वहीं से शिक्षा ली, तो हम हमारे दर्शकों को भी थोड़ा लाभान्वित। डेफिनेटली बच्चा जो भी होता है वो सबसे पहले घर से सीखना शुरू करता है, और मम्मी पापा दोनों ने बहुत मेहनत की है, मजदूरी की है, बट यस, संस्कार जो है। पापा इलेक्ट्रिशियन थे। पापा इलेक्ट्रिशियन थे, मम्मी मैरिजेस में रोटियां बनाने का काम करती थी। पापा मेरे 11 रोटियां किस टाइप की, मतलब वो जो मैरिज होते हैं तो अच्छा कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट मतलब 5 किलो 10 किलो आटे की रोटियां बना के फिर वो देनी होती है। तो वो सुबह 2 बजे उठ के बनाएगी, तब जाके 6 बजे तक बन पाएगी उस हिसाब से। तो मम्मी रोटियां बनाती थी, मैं साथ में बैठ के पढ़ता था, उस हिसाब से ही ये जर्नी चली है। बट यस, दे हैव लिव्ड द लाइफ, उनके जो मूल्य है उनके साथ जिए है। किसी के साथ बेईमानी नहीं, अगर किसी को ज़रूरत पड़ी तो आप आधी रात को भी जाके मदद कर लो, लेकिन वो मदद का भाव जो है वो सिर पे नहीं चढ़ने देना है। तो ये सारी चीज़ें देख के सीखी है। तो ऑफ कोर्स पेरेंट्स तो फर्स्ट इंस्पिरेशन होते ही है, और आज मैं जो कुछ भी हूँ, बट ऑब्वियस है कि उनके कर्मों का ही फल है जो आज मुझे मिल रहा है। सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे मेवाड़ में या अन्य जगह मिलते हैं, जैसे मैं खुद एक उदाहरण हूँ। एक बार के अटेम्प्ट के बाद में आदमी निराश हो जाता है, फिर वो छोड़ता है, जब अपना छोटा मोटा काम धंधा कर लेते हैं और बड़ा अपने लिए बस की बात नहीं है। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर आपने इसको अपना सपना बना दिया है, तो 1-2 अटेम्प्ट में हार मान के बैठ जाने से कुछ नहीं होगा। जैसे एक मेरा बहुत प्रिय उदाहरण है कि अगर आपको पानी निकालने के लिए कुआं खोदना है, तो आपको तब तक खोदना होगा जब तक पानी ना निकले। ऐसा नहीं होगा कि आप 10 मीटर खोद के कहीं और खोदने चले जाए, फिर 10 मीटर और खोद के कहीं और खोदने चले जाए, तो आप सिर्फ गड्ढे करते रहेंगे, कुआं नहीं बन पाएगा। जिस दिशा में जाना है उसी दिशा में लगे रहिए। हो सकता है, मतलब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, इसलिए मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा कि कितनी ज़्यादा स्ट्रगल होती है, बट देखा है मैंने लोगों को छठे अटेम्प्ट के बाद भी क्लियर होते हुए, 7वें अटेम्प्ट के बाद भी क्लियर होते हुए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी मेंस निकल जा रही है, इंटरव्यू में क्लियर नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके संघर्ष का ही भाग है, हिस्सा है। और जब तक ऊपर वाले को नहीं लगेगा कि आप इसके लिए डिजर्विंग हो गए हो, तब तक वो आपकी परीक्षा तो लेता रहेगा। तो इसमें उदास होने की ज़रूरत नहीं है, आप मेहनत करते रहिए। एक न एक दिन सफलता मिलेगी, और टेक इट एज अ जर्नी। इसको एक मुसाफरी की तरह लीजिए। हर रोज़ एक नया अनुभव है, हर रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता है। तो एनीवे इसमें नुकसान किसी का नहीं। 2 सवाल है अंतिम सर। पहला सवाल ये, सोशल मीडिया का दुष्परिणाम पढ़ाई की ओर देखा जा रहा है। आदमी सोशल मीडिया में जब उलझ जाता है तो अपनी जो मुख्य कंसंट्रेशन है वो नहीं कर पाता है। तो किस तरह से एक जो बच्चा तैयारी कर रहा है, उनको इन सारी चीजों से दूर रहना चाहिए या यूज करना चाहिए, किस तरह से यूज करना चाहिए? दूसरा मेरा सवाल ये है कि सर बहुत ज्यादा, बहुत हद तक लोग आत्महत्या कर रहे हैं। जब निराशा उनको हाथ लगती है तो उनके पास में एक ही ऑप्शन होता है, वो है आत्महत्या। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? सी सोशल मीडिया से बस एक ही बात है कि ये दोधारी तलवार है। इसमें इसका नुकसान भी है, फ़ायदा भी है। आपको वो सोच के चलना है कि आपको इससे क्या करना है। जैसे काफ़ी सारे एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस दिक्कत में रहते हैं। मैंने कभी यूज़ करना बंद नहीं किया था। मेरा सोशल मीडिया भी चलाते थे सर? प्रिपरेशन के टाइम में भी सोशल मीडिया फोटो वोटो डालते थे अपलोड? हाँ, लगी हुई है, अभी भी होगी। 17-16 की भी होगी। तो आई डोंट थिंक ये सोशल मीडिया लोग जरूर पूछेंगे आपकी इंस्टाग्राम आईडी या उसका क्या, किस नाम से है, ये जरूर पूछेंगे, मुझे पता है।
मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप 2016-17 की टाइमलाइन देखेंगे तो उसमें भी पोस्ट तो मैंने अपलोड की हुई है। तो मैं तो यूज़ करता था, लेकिन यस बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव पेजेस हैं, जैसे मिनिस्ट्रीज़ के पेजेस है, वेरियस डिपार्टमेंट्स के हैं, काफ़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हैं। तो ये आप अगर आप फॉलो करके रख रहे हैं और 10 मिनट के लिए भी इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स के अपडेट्स लेके जाएंगे। दैट्स अ स्मार्ट वे टू इन्वेस्ट योर टाइम। आपका सोशल मीडिया भी चल जा रहा है और आपको कुछ नॉलेज भी मिल रहा है। बट या कुछ फ्री की लाइक्स लेने के लिए या कमेंट्स लेने के लिए अगर मैं सोशल मीडिया पे हूँ, तो ये बहुत बहुत ही शैलो लाइफ है, ऐसा मैं स्पष्ट मानता हूँ। सेकेंड थिंग कि रिगार्डिंग डिप्रेशन एंड सुसाइड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टाइम पे हमें सब कुछ इंस्टेंट मिल जाए ऐसी एक्सपेक्टेशन रहती है। एक अमेजोन पे क्लिक कर दिया तो कुरियर घर पे आ गया, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर दिया तो किसी से इमीडिएटली बात हो गई। तो सक्सेस में भी शायद हम उसी मापदंड को लेके चलते हैं कि वो भी ऐसे ही मिलनी चाहिए। लेकिन टेक्नोलॉजी कितनी भी चेंज हो जाए, प्रकृति के नियम चेंज नहीं होते। अगर बच्चे को पेट में रह के 9 महीने रहना है तो वो रहना ही पड़ेगा। उसी तरह सक्सेस के लिए अगर 1 साल 2 साल 3 साल लगाने हैं तो लगाने ही पड़ेंगे। उसमें अगर आप ये उम्मीद करें कि मुझे सब कुछ इंस्टेंट मिल जाए और नहीं मिलने पे हम डिमोटिवेट होके फिर सुसाइडल टेंडेंसीज लाए, तो ये आई गेस ईश्वर का अपमान है। इतनी अच्छी ज़िंदगी हमें मिली है जीने के लिए, कोई एक एग्ज़ाम से या कोई एक जगह पहुंच जाने से लाइफ का दी एंड नहीं होता है, या नहीं पहुंचने से भी नहीं होता है। ज़िंदगी जीने के लिए है। अगर आप 1 मिनट के लिए वो डर छोड़ दे कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर आपको लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। तो उन सबसे मेरी ये निवेदन है कि जिंदा रहे, जिंदगी जिए, प्रिपरेशन को भी एंजॉय कीजिए, रिजल्ट को भी एंजॉय कीजिए। अगर नहीं मिल रहा है, ये मान के चलिए कि 10 साल 15 साल के बाद आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए शायद आप यहाँ पे नहीं पहुंचे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जब एयरफोर्स में सिलेक्शन नहीं हुआ था, तब उनको भी लगा था कि मेरी ज़िंदगी कुछ काम की नहीं है, लेकिन उनको उस टाइम पे नहीं पता था कि उनको एक दिन राष्ट्रपति भी बनना है। तो कभी कभी फेल्योर आता है तो उस मोमेंट पे हमें लगता है कि हम फेल हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत अच्छा होने वाला होता है। यूपीएससी के लिए कौन सा ऐसा रास्ता है जिसको अपनाना चाहिए, मतलब जो नई नई इस फील्ड में आ रहे हैं, जो तैयारी करने के लिए आ रहे हैं, तो क्या ध्यान रखना जरूरी है और किस तरह से उनको उस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा उनको सिलेक्शन के लिए बहुत परेशानी होती है। तो क्या रास्ता है, क्योंकि आपका अनुभव एक व्यक्ति का जिंदगी बना सकती है। डेफिनेटली यूपीएससी के लिए मेरे बस 2-3 टिप्स है। पहली चीज़ कि आप किसी और की स्ट्रेटजी बोरो मत कीजिए, आपकी खुद की स्ट्रेटजी बनाइए। यूपीएससी के सिलेबस और क्वेश्चन पेपर्स, ये दोनों चीज़ आप बार बार देखते रहिए ताकि आपको पता चले कि एग्ज़ाम की डिमांड क्या है। और थर्ड थिंग कि काफ़ी लोगों को ये डाउट होता है कि कोचिंग नहीं किया, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। कोचिंग या किसी भी फैकल्टी का जो हेल्प होता है वो 5 से 10% होता है, बाकी 90% कैंडिडेट को खुद से ही मेहनत करनी है। तो ये एक जंगल है जिसमें आपको रास्ता खुद बनाना है और इसका कोई फिक्स रास्ता नहीं है। तो आप बस आगे बढ़ते जाइए और मंजिल आपके पास नज़दीक आती जाएगी। देखिए, सर के पास में वक्त कम है, सवाल हमारे पास में बहुत ज्यादा है, लेकिन सर से हमने रिक्वेस्ट की थी कि सर ज्यादा हम आपको परेशान नहीं करेंगे। ये हमारे साथ में प्रियांश भैया है, इनकी वजह से हमने ये पूरा इंटरव्यू किया। इस तरफ हमारे बहुत सारे दोस्त बैठे हुए हैं, मंडली सजी हुई, आज बहुत अच्छा लगा। एक चीज है जो निकल के रही है कि अगर मछली बनना है तो आपको समुद्र के बीच में 24 घंटा रहना है, यानी कि आपका लक्ष्य जो है उसके बीच हर वक्त आपको सोचना समझना पड़ेगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और क्या सवाल है जो छूट गए, क्या चीज अच्छी लगी जरूर बताएं। शुक्रिया, धन्यवाद, जय मेवाड़।